Hello students, myself Ajay Singh Solanki, Faculty Social Science Resonance PCCP Division. Today I am here to discuss about the questions from the chapter that is your electoral politics. ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं हम पहले क्वेश्चन के साथ. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डायरेक्टली इलेक्टेड हाउस. यहाँ पर जो आपसे पूछा गया है वो है डायरेक्टली इलेक्टेड हाउस. चंडीगढ़ में ये सवाल आपका पूछा गया है. आइए हम ऑप्शंस की तरफ देखते हैं. पार्लियामेंट, राज्यसभा, लोकसभा और विधान परिषद. जब मैं पार्लियामेंट की बात कर रहा हूं तो इसके अंदर तीन एलिमेंट्स आते हैं आपके, प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा. अब आप देखेंगे अगर तो प्रेसिडेंट के अभी चुनाव होने वाले हैं. ठीक है, आपका बीजेपी से द्रौपदी मुर्मू को नॉमिनेट किया है. जो विपक्ष की पार्टियां हैं कांग्रेस के अलावा, उन्होंने भी अपना कैंडिडेट यहाँ पे यशवंत सिन्हा जो है उनको नॉमिनेट कर रखा है. लोकसभा की जब मैं बात करूं तो यहाँ पर आपके चुनाव 2019 के अंदर हुए थे और राज्यसभा में भी अभी कुछ टाइम पहले कुछ सीट्स के ऊपर एमपीस को नॉमिनेट किया गया है. तो डायरेक्टली इलेक्शन अगर हम देखें तो लोकसभा में होता है. आपने देखा होगा कि आपके मम्मी पापा, आपके बड़े भैया बहन वोटिंग के लिए जाते होंगे. तो पहला क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्ट और सवाल का जो आंसर बनता है वो है आपका लोकसभा. विच स्टेट हैज मोर देन 30 लोकसभा कॉन्स्टिट्युएंसीज. तो एक ये बहुत अच्छा सवाल में देखने को मिल रहा है यहाँ पे मुझे, चंडीगढ़ के अंदर पूछा गया है. आसाम, केरला, राजस्थान और तमिलनाडु. हम अगर बात करें तो तमिलनाडु में आपका 30 से ज़्यादा आपको सीट्स देखने को मिलेंगी. मैं अगर राजस्थान की बात करूं तो यहाँ पे 25 सीट्स है. यहीं पे आपको केरला और आसाम दोनों का क्या करना है, पता लगाना है कि कितनी यहाँ पे लोकसभा सीट्स हैं. बिल्कुल 30 से तो कम है बट कितनी है ये आपको पता लगाना है. चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम. क्वेश्चन नंबर 3. इन विच इंस्टीट्यूशन 1/3 सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन. 1/3 सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन. ये जब आप 10th क्लास में आओगे तो फेडरलिज्म वाला चैप्टर एक है, वहाँ पर भी इसके बारे में डिस्कशन किया गया है. जेंडर रिलीजन कास्ट एक चैप्टर है 10th क्लास में, वहाँ पे भी इसके बारे में डिस्कस किया गया है. आइए देखते हैं क्या लोकसभा में है, क्या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में है, क्या राज्यसभा में है या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में है. तो आपका अभी 1/3 सीट्स वुमेन के लिए कहाँ पर रिजर्व्ड है, आपका लोकल गवर्नमेंट में. ठीक है, चलिए अगले सवाल पे आते हैं बेटा. इन द फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस द हेड ऑफ द स्टेट दैट इज योर प्रेसिडेंट कैन हैव अ रियल चॉइस. प्रेसिडेंट का मत कहां पर लिया जाएगा. आइए एक अच्छा सवाल जो पंजाब में पूछा गया है. व्हेन नो सिंगल पार्टी हैज एन एब्सोल्यूट मेजॉरिटी इन द लेजिस्लेचर, व्हेन अ सिंगल पार्टी हैज एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, व्हेन 2 or 3 parties are in the race to form the government, और व्हेन अ सिंगल पार्टी हैज एन ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी. तो यहाँ पर आपका जब कोई सिंगल पार्टी के पास एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं है तब जाकर के हम देखेंगे कि आपका प्रेसिडेंट की चॉइस पे अपन आ सकते हैं. ठीक है, तो जब मैंने 4 ऑप्शन पढ़े तो इसके अंदर मेरे को मोस्ट अप्रोप्रिएट जो आंसर मिल रहा है वो आपका ए ऑप्शन से यहाँ पे आ रहा है. अच्छा सवाल है. 5th क्वेश्चन पे आते हैं अपन. इलेक्शन कमीशन क्या है. आपका इलेक्शन कमीशन वो बॉडी है जो कि आपके इलेक्शंस चुनाव करवाता है. ठीक है, आइए. इट इज एन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, पार्ट ऑफ जुडिशरी, पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव और पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर. तो बी, सी और डी तो आपने वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन में पढ़ी रखे हैं. एक की जब मैं बात कर रहा हूँ तो आपका ये आंसर यहाँ पे निकल करके आ रहा है दैट ये आपका एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है. इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर अभी चेंज हुए, राजीव कुमार हम अगर बात करें तो नए आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर वो बन चुके हैं. आइए अगले सवाल पे. आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जैसा कि अभी मैंने बोला कि राजीव कुमार, उनको अपॉइंट कौन करेगा. अब अपने आप में ये बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है, तो कौन अपॉइंट करेगा. आइए देखते हैं ऑप्शंस में से. पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर या चीफ जस्टिस. चीफ जस्टिस कौन, ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है अभी, आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. आपको पता करना है आपका इस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है. चलिए अब क्वेश्चन जो है उसका आंसर क्या है आपका प्रेसिडेंट.
ठीक है, प्रेसिडेंट जो अभी वर्तमान में रामनाथ कोविंद है और उनका टेन्योर बहुत जल्द खत्म होने वाला है, तो प्रेसिडेंट करता है। सवाल यहाँ पर आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ कि हु इज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। व्हाट आर द हु आर द पार्ट ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ प्रेसिडेंट। चंडीगढ़ में सवाल पूछा गया है ये। आपका जब प्रेसिडेंट का चुनाव होता है तो उसके अंदर कौन कौन पार्टिसिपेट करता है? लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, या नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। तो आपका सी आंसर निकल करके आ रहा है। आपका लोकसभा प्लस राज्यसभा के तो करते ही हैं, इसके अलावा आपका जो स्टेट असेंबली है उसके भी लोग बाग इसके अंदर क्या करते हैं? पार्टिसिपेट करते हैं। जबकि अगर वाइस प्रेसिडेंट की बात करें अपन, उसके भी चुनाव होने वाले हैं अभी। एम वेंकैया नायडू उपराष्ट्रपति हैं जो अभी, उनके भी चुनाव होने वाले हैं। तो उसके अंदर आपका केवल जो लोकसभा राज्यसभा के मेंबर हैं, तो यहाँ पर अगर मैं वाइस प्रेसिडेंट कर देता हूँ तो आपका सेकंड ऑप्शन बन जाएगा। ठीक है, अगर मैं आपका यहाँ पर सिर्फ वाइस प्रेसिडेंट की बात करूँ तो फिर बी ऑप्शन बन जाएगा। तो वो भी आपके लिए एक और क्वेश्चन बन गया यहीं पे। आइए अगले सवाल पे आते हैं अपन 8 पे। विच अमंग द फॉलोइंग इज इलेक्टेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। अब ये होता क्या है? एक डिटेल्ड टॉपिक है अपने आप में। पहले आंसर देखते हैं, फिर इसके बारे में बात करेंगे होता क्या है। हम किसको इस प्रिंसिपल से चुनते हैं? गवर्नर, स्पीकर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर या प्रेसिडेंट? तो आपका प्रेसिडेंट को हम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के प्रिंसिपल से चुनते हैं। आप अगर रेजोनेंस के यूट्यूब चैनल पे जाएंगे, रेजोनेंस पीसीसीपी के, तो हमने एक सेपरेट वीडियो इलेक्शन कैसे होता है प्रेसिडेंट का उसके ऊपर बना रखा है। उसमें प्रॉपरली आपको समझा रखा है कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट क्या होता है। तो आप उस वीडियो को जाकर के देखिए, आपको वहां पर इस पूरे कंसेप्ट के बारे में एक डिटेल्ड वे में आपको वहां पर समझ में आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? एमपी में पूछा गया है 1, 2, 3 और 5। आपका एक तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और आपका इसके अलावा इलेक्शन कमिश्नर 2 और होते हैं इनके साथ जो इनको हेल्प करते हैं। तो आपका आंसर क्या रहेगा यहाँ पे? 3। 10th क्वेश्चन, विच ऑफ दिस इज नॉट अ गुड रीजन टू से दैट इंडियन इलेक्शंस आर डेमोक्रेटिक? आंध्र प्रदेश में पूछा है। इंडिया हैज द लार्जेस्ट नंबर्स ऑफ वोटर्स इन द वर्ल्ड। इंडियन इलेक्शन कमीशन इज वेरी पावरफुल। इन इंडिया everyone above the age of 18 has right to vote। अच्छी बात है। तो इन इंडिया द लूजिंग पार्टी एक्सेप्ट द इलेक्टोरल वर्डिक्ट। तो इनमें से कौन सा ऐसा सही रीजन नहीं होगा कि इंडियन इलेक्शंस आर डेमोक्रेटिक? तो जब हम चारों ऑप्शंस को देख रहे हैं तो क्या आ रहा है? पहले ऑप्शन, इंडिया हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ वोटर इन द वर्ल्ड। तो आपका हम इसको ऑप्शन बना सकते हैं। ठीक है, हमारे पास सबसे ज्यादा लार्जेस्ट वोटर है, तो आपका उस चीज से तो इसका कोई संबंध बैठ नहीं रहा है। बाकी 3 का तो अपन फिर भी एक बार कह सकते हैं। तो 10th का ऑप्शन ए अपन यहाँ पे ले लेते हैं। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट डिस्क्राइबिंग द वर्ल्ड कोड ऑफ कंडक्ट। मोरल कोड ऑफ कंडक्ट, आचार संहिता। चुनाव के पहले इलेक्शन कमीशन के द्वारा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा दिया जाता है। आचार संहिता बोलते हैं हिंदी में, कि आप इसके अंदर कोई नया कार्य, नया कुछ भी गवर्नमेंट के द्वारा नहीं स्टार्ट किया जाएगा। जो ऑलरेडी ऑनगोइंग टास्क है वो चलते रहेंगे, बट कोई नए उद्घाटन नहीं होंगे, क्योंकि इससे फिर चुनाव पे असर पड़ेगा। आप चुनाव के पहले अगर लगातार वोटर्स के बीच में नई नई चीज़ें लेके जा रहे हो तो फिर वो दूसरी पार्टी वाले कह सकते हैं कि आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे कहीं ना कहीं मैन्युपुलेट करने की कोशिश कर रहे हो वोटर्स को। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है, आचार संहिता बोलते हैं। आपने कई बार इसको न्यूज़पेपर वगैरह में भी सुना होगा इस वर्ड को। देखते हैं अब इसमें करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन से हैं। अ सेट ऑफ नॉर्म्स एंड गाइडलाइंस टू बी फॉलोड बाय पॉलिटिकल पार्टी। राजनीतिक दलों को फॉलो करना है, बढ़िया बात है। अ सेट ऑफ नॉर्म्स एंड गाइडलाइंस टू बी फॉलोड बाय कैंडिडेट इन इलेक्शन, हाँ इनको भी फॉलो करना है। गाइडलाइंस फॉर इलेक्शन कमीशन नहीं, ये तो उनके द्वारा तो बनाई जा रही है, तो उनको थोड़ी उसमें कोई रोल रहेगा, वो तो बना के दे रहे हैं। कंपल्सरी वोटिंग फॉर वोटर्स, नो। तो आपका इसमें कहीं पर ए और बी दे रखा है क्या? बिल्कुल, बी ऑप्शन में ए और बी दे रखा है, एंड इट विल बी योर राइट आंसर। आइए, नेशनल वोटर डे कब बनाया जाता है? बहुत बेसिक सा सवाल।
15 जनवरी, 25 जनवरी, 15 फरवरी और 25 फरवरी। तो आपका 25 जनवरी को हम नेशनल वोटर डे बनाते हैं। अब ये थोड़ा आपका जीके से हम कह सकते हैं सवाल बन गया यहाँ पे, बट हाँ, जब हम पढ़ रहे हैं अपना अलग अलग चैप्टर्स 9th के अंदर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स या 10th में जब हम पढ़ते हैं फेडरलिज्म, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं मिसकंसेप्ट को भी डिस्कस करते हैं कि वोटर्स डे कब आता है। तो यहाँ पर हमने आज इलेक्टोरल पॉलिटिक्स जो क्लास 9th का है उसके कुछ क्वेश्चंस जो एनटीएससी में प्रीवियसली पूछे जा चुके हैं उसके बारे में डिस्कस किया। आई होप जब आप ये वीडियो देखेंगे तो उससे आपका एक कंसेप्ट समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार के सवाल एनटीएससी में पूछे गए हैं और आपको चैप्टर में किस तरीके से अपनी प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू।